हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू एडिशंकर। आज हम इस सेशन में यूपी पीसीएस 2023 टेस्ट सीरीज संख्या 12 पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में है सिराको पवन के बारे में आपको बताना है कि सिराको पवन सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म, शुष्क तथा रेतीली वायु है। कौन सी वायु है? गर्म, शुष्क तथा रेतीली वायु। बी सेकंड पॉइंट है सिराको पवन भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण कर सिसिली, स्पेन, इटली व जर्मनी में धूलभरी वर्षा कराते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको नहीं बताना है। तो ये जो सिराको पवन है, पहला पॉइंट देख लेते हैं। सिराको पवन ये सहारा मरुस्थल है अफ्रीका में। तो सहारा मरुस्थल से चलना स्टार्ट करते हुए भूमध्य सागर को पार करते हुए या किस तरीके की वायु है? गर्म है, शुष्क है और रेतीली। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ए पॉइंट सही हो जाएगा। सेकंड पॉइंट जो है ये भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करती है। तो ये बात सही है, भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करती है। इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है? तो सिसिली, स्पेन, इटली, जर्मनी। ये जो जर्मनी है ये आल्प्स पर्वत के उत्तर में है, तो ये तो नहीं होगा। बाकी सिसिली, स्पेन, इटली ये तीन हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा इस जर्मनी के कारण। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? कौन सही नहीं है? केवल दो। तो सिराको कैसी पवन है? गर्म और शुष्क पवन। और यह एटलस पर्वत अफ्रीका में है। ये अफ्रीका है तो इस साइड में एटलस पर्वत है। तो ये एटलस पर्वत से नीचे उतरने के कारण काफ़ी गर्म और शुष्क हो जाती है और भूमध्य सागर से ये आर्द्रता ग्रहण करती है और स्पेन, इटली और सिसिली में धूल भरी वर्षा कराती है। इसको रक्त भरी वर्षा भी कहते हैं क्योंकि रेडिश रहती है इसकी वर्षा। तो ये है कुछ स्थानीय पवनें। ये रही सिराको, ये सिराको पवन भूमध्य सागर को, ये क्षेत्र जो है भूमध्य सागर है, इस क्षेत्र को पार करते हुए यूरोप में जाकर के बारिश कराती है। तो ये इसकी बात रही। ऐसे ही मुख्य जो स्थानीय पवनें हैं वो देख लेते हैं। चिनूक रॉकी पर्वत के सहारे चलने वाली पवन है और ये शीत पवन है। तो यहाँ पर ये रॉकी पर्वत ऐसे रहती है उत्तरी अमेरिका में, तो चिनूक पवन यहाँ हो जाएगी। और ये पैम्पिरो अर्जेंटीना के क्षेत्र में बहती है, मतलब यहाँ पर चलती है ये पवन। और ऐसे ही ब्रिक फील्डर है ऑस्ट्रेलिया में, और यूरोप में बोरा, फॉन, मिस्टल और लेवेंट। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट रही पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह किसका मत है कि कॉरियोलिस बल के प्रभावाधीन उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं? फेरेल का नियम है या फिंच का नियम है या ट्रिवार्था का नियम या एडमंड हेली का नियम? तो किसका नियम है ये? फेरेल का नियम, ए ऑप्शन फेरेल ने कहा था कि कॉरियोलिस बल के कारण ही पवनें जो है अपने मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है। यानी कि जब ये पहले देख लेते हैं कि कॉरियोलिस प्रभाव है क्या, ये क्या होता है इसकी वजह से। तो जो पृथ्वी है ये अपने ध्रुव पर जब घूर्णन करती है तो इसकी वजह से पवनें अपनी दिशा से विक्षेपित होने लगती हैं। पवनें ये चल रही हैं तो अपनी दिशा से विक्षेपित होने लगती है, कोई ऐसे भाग जा रही है, कोई ऐसे जा रही है। तो इससे ही ये सारी घटना किसकी वजह से हो रही है? कॉरियोलिस बल के कारण। तो बात रही कॉरियोलिस बल। ऐसे ही जब पवनें चल रही हैं तो ये पृथ्वी रही और ये भूमध्य सागर, तो पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हैं और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर अपना घूर्णन कर रही है। तो जब पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हैं तो पूर्व जो उत्तरी गोलार्ध में है पवन ऐसे चल रही है तो यह अपने दाहिनी ओर यानी कि ऐसे ही मुड़ जाएगी। और एक पवन आ रही है तो ये
अपने बाईं ओर ऐसे मुड़ जा रही है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये रही मुड़ने का क्रम। तो यह फेरल का ही नियम है कि जब पौने चलती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये रही मुड़ने की कुछ चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं? संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 ईस्वी में पहली बार एम रॉय ने रखा था। 1934 में 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की आधिकारिक मांग की थी। आधिकारिक मांग, तो इसमें से कौन कौन सा सही है? सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके अलावा जब संविधान सभा गठित हो गई तो उसमें कुल सदस्यों की संख्या 379 थी और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। यह एक अस्थायी अध्यक्षता थी जो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। स्थायी अध्यक्षता 11 दिसंबर को की गई और वो भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। जयशंकर नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस किस संदर्भ में संसद संविधान संशोधन साधारण बहुमत से करेगी? तो आपको साधारण बहुमत के अंतर्गत बताना है कि कौन कौन सा संविधान संशोधन साधारण बहुमत से करेगी। नए राज्यों के प्रवेश का गठन। सेकेंड पॉइंट, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। थर्ड पॉइंट, नए राज्यों के निर्माण और उसके क्षेत्र, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन। और अगला है वस्तु एवं सेवा का प्रतिशत। तो इनमें से कौन कौन सा साधारण बहुमत से होगा? सही ऑप्शन है बी। इसमें जो नए राज्यों का प्रवेश है ये साधारण बहुमत से होगा। और संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते ये भी साधारण बहुमत से इसमें संशोधन किया जाएगा। नए राज्यों के निर्माण एवं उसके क्षेत्रों और सीमाओं में जो नाम परिवर्तन किया जाएगा वो भी साधारण बहुमत से होगा। लेकिन जो वस्तु एवं सेवा कर परिषद है इसका विशेष बहुमत से और इसमें कुछ राज्यों की सहायता भी ली जाती है, तो ये हो जाएगा। तो ये चौथा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये साधारण बहुमत से नहीं किया जा रहा है, इसके लिए विशेष बहुमत लाया जाएगा। बाकी सारे सही है तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो वस्तु और सेवा कर के लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति, आधे से अधिक राज्यों की जो बात की जाती है तो इसी के अंतर्गत जीएसटी पर काम किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर के कर्तव्य क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन, स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना। बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। सी, स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो। डी, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों का चेक करना कि यह सही है। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, सदस्यों को शपथ दिलाना। जो प्रोटेम स्पीकर है इनका मुख्य कार्य जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध का पालन? निम्न में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के अंतर्गत गठित हुआ है? तो आपको ये बताना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग? क्या जाएगा? सी ऑप्शन, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के लिए अनुच्छेद 324 दिया गया है और राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993 में आया था, एक अधिनियम के अंतर्गत है। तो निर्वाचन आयोग के लिए अनुच्छेद 324 है। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य। इसके लिए निर्वाचन कराने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई है और इसमें एक मुख्य आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। निर्वाचन आयोग के कार्य हैं संसद के लिए
निर्वाचन और राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन। तो इनके मुख्य कार्य हैं। अगर पूछा जाए कि जो पंचायतें हैं इनके लिए निर्वाचन कौन करता है, तो राज्य में जो निर्वाचन आयोग नियुक्त किया जाता है उसके अंतर्गत पंचायतों में जो चुनाव होते हैं उसको कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नगरों में से किस एक में हुआंगपू नदी बहती है? बीजिंग, हो चिन मिन नगर, संघाई, मनीला। तो सही ऑप्शन संघाई। संघाई में हुआंगपू नदी प्रवाहित होती है, हुआंगपू नदी। और ये जो हुआंगपू नदी है यह यांगटी सिकियांग की सहायक नदी है और ये संघाई नगर से प्रवाहित होते हुए जाती है। चीन की बड़ी नदियां हैं सी क्यांग, यांगटी सिकियांग और होंगो। तो ये हो जाएंगी इसकी चीन की प्रमुख नदियां। संघाई शहर जो है यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक काफ़ी बड़ा केंद्र है और इसके साथ साथ यह एक पत्तन भी है, यानी यह एक बंदरगाह भी है। तो संघाई को चीन का मानचेस्टर कहा जाता है और मानचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। यह मानचेस्टर मुख्य रूप से कहाँ पर है? लंदन में, यानी कि ब्रिटेन में है। ये यहाँ पर संघाई है, पत्तन के रूप में, वस्त्र उद्योग के रूप में और हुआंगपो नदी के किनारे हैं यह शहर। येलो रिवर या फिर हुआंगो रिवर यहाँ पर प्रवाहित होती है और हुआंगो, यांगटी सिकियांग और सिकियांग ये सारी नदियाँ प्रशांत महासागर में अपने जल को गिराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? सिंधु तथा झेलम के बीच, झेलम तथा चेनाब के बीच, चेनाब तथा रावी के बीच, रावी या फिर रावी और व्यास के बीच। तो क्या हो जाएगा इनमें से? ए ऑप्शन सिंधु तथा झेलम के बीच, सिंधु और झेलम के बीच। तक्षशिला प्राचीन समय में जो तक्षशिला था ये गांधार राज्य की राजधानी हुआ करती थी, गांधार राज्य की राजधानी, और ये 16 महाजनपदों में से एक है प्राचीन नगर। और यह गांधार जो है 16 महाजनपद में सबसे उत्तर में है, कंबोज, हाटक। प्राचीन काल में तक्षशिला शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं तक्षशिला से प्राप्त की थी, सैनिक शिक्षा। और इसी तक्षशिला में यहाँ पर एक विश्वविद्यालय था, तो यहीं से तक्षशिला में ही आचार्य चाणक्य जो थे यहाँ के एक आचार्य थे बहुत प्रसिद्ध, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से ही शिक्षा ग्रहण की है और सैनिक शिक्षा। तो ये रहा सिंधु नदी तंत्र के ही अंतर्गत सिंधु और झेलम के बीच में ये सिंधु नदी रही और ये झेलम नदी, तो इसी के बीच में इस क्षेत्र में तक्षशिला पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ए ऑप्शन सिकंदर शाह, इनके बाद आते हैं इब्राहिम लोदी, फिर बहलोल लोदी खान, फिर बी ऑप्शन है सिकंदर शाह, बहलोल लोदी खान, फिर इब्राहिम लोदी। सी ऑप्शन है बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। डी ऑप्शन है बहलोल खान लोदी, इब्राहिम लोदी और सिकंदर शाह। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा सही? सी ऑप्शन बहलोल लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। तो ये हो जाएगा सही ऑप्शन, कालानुक्रम इनका रहेगा। तो जो ये लोग हैं ये सल्तनत काल के अंतर्गत आते हैं और लोदी वंश से संबंधित हैं। तो लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। इन्होंने 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी के बाद में आते हैं सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी ने ही 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी, आगरा की स्थापना। और लोदी वंश के अंतिम सुल्तान कहे जाते हैं इब्राहिम लोदी को, ये एक अंतिम सुल्तान थे। और लोदी वंश के अंतिम सुल्तान होने के साथ साथ ये सल्तनत काल के भी अंतिम सुल्तान थे। इनके समय में पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, और पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इस पानीपत के युद्ध में ही इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में मारे गए थे, और इसके साथ ही सल्तनत काल समाप्त हो जाता है और जो मुगल काल है उसका प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? अमोघवर्ष, दंतिदुर्ग, ध्रुव, कृष्ण प्रथम। क्या हो जाएगा?
बी ऑप्शन दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव 752 ईसा पूर्व में दंतीदुर्ग के द्वारा रखा गया। और राष्ट्रकूट साम्राज्य से संबंधित एक त्रिपक्षीय संघर्ष है जो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में होता है। तो पाल उड़ीसा के क्षेत्र में यह एक वंश था, प्रतिहार ये राजस्थान के क्षेत्र में एक वंश था, और राष्ट्रकूट महाराष्ट्र के। तो इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है कन्नौज के संदर्भ में। तो ये हो जाएगा। और एक पॉइंट है, एलोरा का कैलाश मंदिर पूछा जाता है किसने बनवाया, तो राष्ट्रकूटों ने ही, राष्ट्रकूटों के द्वारा ही एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया गया और इसे कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की टेस्ट सीरीज। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।